हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 1935 में एजी टेस्ले ने कैसे अपने विचार प्रस्तुत किए और कैसे वो अवगत कराए कि वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र होता क्या है, अर्थात कि ऐसा आवरण के बारे में हमें डिस्कस कराया जिससे हम सभी घिरे हुए हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। उस आवरण के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल से उनके बारे में जानकारी प्राप्त पिछले क्लास में अर्थात कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इन बातों को हमने समझा था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे हुई, अर्थात कि पारिस्थितिकी तंत्र बना कैसे एवं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। मान लीजिए कि संरचना बनी है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका क्या है, मार्कर है, ठीक है। मार्कर के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई है, जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक का कवर्ड है, ठीक है, तो ये कवर्ड हो गया, आपका कवर्ड हो गया। फिर इसके अंदर आपका डालने के लिए इंक लगा हुआ है, तो इंक हो गया। फिर इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर और भी जिसके अंदर इंक एडजस्ट होता है उनके लिए भी एक पाइप लगी हुई है, तो वो पाइप हो गया। लिक्विड के लिए क्या हो गया, इसके अंदर वाटर हो गया, नीडल हो गया, नीडल हो गया। तो देखिए जरा सा कि इन सभी पार्ट के कोई ना कोई अपना अपना कार्य है। आपका ये जो कवर्ड है ये ढकने का काम करेगा, इसको बाहरी सुरक्षा देगा। इंक आपको कलर देगा, जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर में आपको लिखने की आपको आजादी देगा। ये पाइप क्या करेगा, ये इंक को क्या करेगा, अपने अंदर बैलेंस करके रखेगा, बैलेंस करके रखेगा। तो ये सारी चीजें पानी क्या करेगा, इसके अंदर लिक्विड मात्रा को बना के रखेगा, लिक्विडिटी को बना के रखेगा। नीडल क्या होगा, आपको राइटिंग स्टाइल में मदद करेगा, राइटिंग स्टाइल में मदद करेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि ये सभी की सभी चीजें का कोई ना कोई अपना अपना उपयोग है। मतलब जो भी चीज अगर किसी टुकड़ों के साथ मिलकर बनता है तो उसका कोई ना कोई उपयोग जरूर होता है। तो यहां पर तो हमें पता चल गया कि मार्कर के इतने पार्ट है और सभी का उपयोग पता चल गया। लेकिन बात यहां पे आती है कि इसके अलावा सिर्फ यही तो नहीं है, इसी प्रकार से आपका क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र भी है। क्या आपका पारिस्थितिकी तंत्र, सेम तरीके से पारिस्थितिक, ठीक है, तंत्र। अब इनकी संरचना हमें जाननी है, इनकी हमें क्या जाननी है, संरचना समझनी है। तो पारिस्थितिकी संरचना की अगर बात कीजिएगा तो इनके अंदर मैंने बताया था कि दो घटक मिलेंगे हमें। तो एक मिलेगा अजैविक घटक, अजैव घटक, जिसे हम लोग अगर आम भाषा में कहे तो नॉन लिविंग थिंग वाला आइटम भी कहेंगे, अर्थात कि निर्जीव वाले जितने भी होंगे सब इसमें शामिल हो जाएंगे नॉन लिविंग वाले में। लेकिन अगर जैविक वाले कहें अर्थात कि जैव घटक की अगर बात करें हम लोग, तो जैव घटक में क्या हो जाएंगे, सभी के सभी जीवित जो होंगे, लिविंग बींग्स जो होंगे वह इसमें शामिल हो जाएंगे, लिविंग बींग शामिल हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या होंगे, लिविंग थिंग्स अर्थात कि नॉन लिविंग थिंग इसमें शामिल होंगे। हम लोग बात करेंगे आज पहले अजैव घटक के अंदर में, अजैव घटक के अंदर क्या क्या आते हैं और इनकी संरचना पूरी इन दोनों से मिलकर जो पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी संरचना तैयार होती है, उनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, उनकी संरचना के बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में नोट्स लिखने के लिए आता है कि इनकी संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं अगर आज की क्लास आप सही तरीके से देखते हैं। तो आज की क्लास काफी ज्यादा रोचक रहने वाली है, साथ ही साथ आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होगा कि आप जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण आपके लिए उपयोगी कैसे है, आप उस वातावरण में अपने आप को बैलेंस कैसे रखेंगे। ये सारी बातों की कहानी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ चैप्टर आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बात करेंगे पहले अजैव घटक। तो अजैव घटक में नॉन लिविंग थिंग आ गया। तो आप अब सोचेंगे कि आपके आसपास ऐसे कौन से नॉन लिविंग थिंग है जो आपके क्या करता है, वायुमंडल को यानी पूरे परितंत्र को बनाने में मदद करेगा। तो नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत अगर बात कीजिएगा, जैसे वायु हो गया, हवा, यह वायुमंडल बनाएगा। आपका जल हो गया तो यह जलमंडल बनाएगा, ठीक है, वायुमंडल जलमंडल। इसके अलावा आपका मृदा हो गया। तो
ये सभी के सभी भौतिक वातावरण बनाएंगे ना जी। क्या बनाएंगे? भौतिक एक आवरण तैयार करेंगे। तो पहला क्या हो गया हमारा? भौतिक आवरण जो तैयार होगा, यह भौतिक आवरण क्या होगा हमारा? अजैविक घटक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है। क्लियर है? ये पहला हो गया भौतिक आवरण। दूसरे की बात हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा, उधर लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, हम लिखते हैं आपको यहां पे। ठीक है, बातों को अगर कोरिलेट करके करेंगे तो सारी बातें आप जानते हैं। देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको कुछ भी बताना नहीं पड़ता, आपके पास ज्ञान का भंडार आप खुद ही है, आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। बस सिर्फ टीचर क्या करते हैं, सिर्फ उन ज्ञान को सिर्फ आगे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर वो रन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे बैटरी आपके पास भी हो, बल्ब भी हो, वायर भी लगा हुआ हो, सिर्फ क्या हो, बैटरी के साथ आपका जो वायर है वह कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बस टीचर का काम क्या है, सिर्फ कनेक्ट कर देगा। एनर्जी तो आपके पास है ही, आपके पास जलाने की क्षमता है ही, लेकिन सिर्फ टीचर का काम क्या है कि उस वायर को कनेक्ट कर देगा, बस सटा देगा, ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही आपके अंदर सारे ज्ञान है, आपके वायुमंडल में ज्ञान का भंडार है, बस हमें क्या करना है, उन सभी को समायोजित करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या देखना है कि पहला हमारा क्या हो गया, भौतिक। अब दूसरे स्तर की अगर बात करेंगे तो दूसरा चीज क्या हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेलेबल है, अगर दूसरे की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पोषक तत्व, अर्थात कि पोषक, ये निर्जीव है, ये भी पोषक भी निर्जीव है। तो पोषक के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका कार्बनिक वाला, एक कार्बनिक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं मीथेन की, CH4, तो ये क्या हो जाएंगे, कार्बनिक हो जाएंगे, लेकिन अकार्बनिक के अंदर क्या हो जाएंगे, CO2 हो जाएंगे। अब आप जरा सोच के कहेंगे कि सर ये CO2 अकार्बनिक कैसे होगा, यहाँ पे C तो कार्बन दिख रहा है। तो कभी भी कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा आप कार्बन से नहीं लगा सकते। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का मतलब ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि कार्बन दिया हुआ है तो ये कार्बनिक हो गया। कार्बनिक पदार्थ दरअसल ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे मीथेन हो गया, इसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा जाना चाहेंगे तो प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन के अगर अलावा आप जानना चाहेंगे तो वसा भी हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और मैंने प्रकाश संश्लेषण में भी आपको बताया था, या आपने पढ़ा होगा कि जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सरल अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में वहां पे क्या लगा था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड लगता था, जल लगता था, है कि नहीं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। और इनके मिलने से आपका क्या बनता था, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनता था, तो वो कार्बनिक पदार्थ हो जाता था। क्लियर है? तो पोषक कितने तरह के होंगे, दो तरह के, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। और ये पोषक भी हमारा किसका पार्ट होगा, तो अजैव घटक का, अर्थात कि नॉन लिविंग थिंग का। इसके अंदर भी कोई जान प्राण नहीं होती है। ऐसा थोड़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड चलता फिरता है, इनकी भी वृद्धि विकास होती है ऑटोमेटिकली, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट या आप प्रोटीन की बात कीजिए, वसा की बात कीजिए, कुछ भी अपने आप नहीं होना इसमें। तो ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी, नॉन लिविंग थिंग, यानी क्या कि निर्जीव पदार्थ। और निर्जीव पदार्थ को हम किसके घटक के अंदर रखेंगे, तो अजैव घटक के अंदर रखेंगे। क्लियर है? तो दूसरा क्या हो गया हमारा, पोषक। अब जरा हम बात करेंगे इनके आगे के बारे में। पोषक तत्व तो हमारा क्लियर हो गया। अब पोषक तत्व के अलावा अगर तीसरे स्तर की बात करें, तीसरा अजैव घटक की बात करें, तो जलवायु संबंधी चीजें हो जाएंगी, जलवायु संबंधी। अब जलवायु संबंधी जब बताएंगे तो आपको मैंने शायद बताया होगा कि जलवायु क्या होता है।
तो जलवायु क्या होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में लगातार लंबे समय तक एक समान मौसम की स्थिति को उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? किसी एक विशेष क्षेत्र को लगातार लंबे समय तक एक ही जैसे मौसम की स्थिति को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कहीं पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या कहीं पे कहते हैं कि सदाबहार क्षेत्र, अगर कहीं पे कहते हैं कि शीत वाला क्षेत्र है, हम उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, लगातार कुछ समय तक टेम्परेचर का वो रफ्तार रहा होगा। जैसे उष्ण कटिबंधीय अगर कहें तो उष्ण कटिबंधीय, ध्यान से समझिएगा, बातें बहुत आसानी से समझ आती है। उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हो गया, उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है कि गर्म। उष्ण का क्या मतलब होता है, गर्म। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको क्या महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। तो बताइए कि ज्यादा गर्मी किस क्षेत्र में मिलेगा, तो अफ्रीकन लोग देखने को मिलते हैं ज्यादा ब्लैक ब्लैक, तो अफ्रीका क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला। अब वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पे देखा गया कि ज्यादातर जो टेम्परेचर होगा वह आपका 30 डिग्री सेल्सियस के हमेशा ऊपर ही देखने को मिलता है। 40 डिग्री से ऊपर ही देखने को मिलता है, 45 से ऊपर ही देखने को मिलता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये क्या हो गया कि एक जगह की जलवायु हो गई कि वहां की जलवायु गर्म है। अगर बात कीजिएगा अमेरिका की, बात कीजिएगा आप ब्रिटेन की, तो वहां पे ठंड ज्यादा है। आप बात कीजिएगा ध्रुवीय प्रदेश की, तो वहां पे टेम्परेचर लो है। और जहां पे टेम्परेचर लो होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय ना कह के उसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, शीत वाला क्षेत्र कहेंगे। कुछ क्षेत्र होते हैं कि मानसूनी क्षेत्र, जैसे आप मेघालय चले जाइए तो वहां पे आपका लगभग सालों भर आपका बारिश होती है। तो आपको जिन क्षेत्रों में लगातार एक विशेष मौसम बना रहा है, उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाता है। तो क्लियर है? तो जलवायु की संबंधी अगर बात कीजिएगा तो जलवायु संबंधी के अंदर कारक कौन कौन से होंगे, तो जलवायु को बनाने वाला जो होगा सब इसके अंदर आ जाएगा। तो जलवायु में मुख्य रोल कौन करेगा, तो जलवायु में सबसे ज्यादा रोल करता है हमारा प्रकाश। पहला क्या रोल करता है इसके अंदर, प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, इनका अजैव घटक हो गया। अब अजैव घटक इसलिए हो गया क्योंकि प्रकाश से बहुत कुछ आपका काम होता है। ये तो पहले दृश्य प्रकाश धरती को देता है जिससे हम देख पाते हैं। यही पोषक तत्व, तो यही प्रकाश जो होता है पौधे अवशोषित करते हैं, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब ऊर्जा का मेन स्रोत बनता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनके तैयार होता है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जनरली पूछा जाता है कि कौन है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है आपका, तो वो है आपका प्रकाश, अर्थात कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्लियर है? तो प्रकाश पहला हो गया कि जिनसे जलवायु बनेगी। अब जलवायु अगर प्रकाश होती है तो प्रकाश के साथ एक और चीज आएगी इसके साथ में, वो क्या आपका, तो वो है आपका तापक्रम। क्या आएगा आपका, तापक्रम। मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर लिमिट की अगर बात कीजिएगा तो टेम्परेचर आपका क्या करेगा, वायुमंडल को, प्रकृति को बनाने में उसकी मदद करेगा। तो टेम्परेचर कैसे मदद करेगा, तो टेम्परेचर अगर ऊपर चढ़ता है यानी ज्यादा बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बहुत सारी आपकी परितंत्र के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर चेंजेज होंगे। जैसे ज्यादा तापमान अगर वायुमंडल का बढ़ जाए तो बताइए कि क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जानते हैं क्या देखने को मिलेगा, कि ग्लेशियर पर जो बर्फ जमा हुआ है वह पिघलना शुरू हो जाएगा और पानी का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, जिनसे समस्या उत्पन्न होगी। पहला का। दूसरा नंबर की कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा बढ़ा है तभी वो गर्मी बढ़ी है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि वायुमंडल का प्रदूषित होना, और वायुमंडल प्रदूषित होगा तो इनडायरेक्टली हम बीमार पड़ेंगे, श्योर है। टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कमजोर होती चली जाएगी, जिनके वजह से भोजन
पौधे भी नहीं बना पाएंगे और मालूम चलेगा कि पौधे भी सूखने शुरू हो गए, मतलब कि ऑक्सीजन की लिमिटेशन भी घटती चली जाएगी। मतलब क्या, एक टेम्परेचर में वृद्धि हो जाए तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी। अगर वहीं पे टेम्परेचर को अगर हम डाउन कर दें, टेम्परेचर अगर डाउन होने लगे तो भी समस्या, प्रॉपर तरीके से प्रकाश प्राप्त नहीं होगी, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, फिर समस्या हम लोग की होगी। तो इस तरह से तापक्रम भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में, राइट। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो आपका तीसरा इसी में आता है आर्द्रता। क्या आता है जी, आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या करेगा, तो आर्द्रता क्या कहता है कि मान लीजिए कि जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है, जो नमी की मात्रा आपके वायुमंडल में अवेलेबल है, जैसे क्या कि जो पानी भाप बनता है जब सूर्य की प्रकाश इस धरती पर पड़ती है, तो प्रकाश क्या होगा, सूर्य की प्रकाश के अंदर ताप होती है, उनके अंदर इंफ्रारेड होगा, उनके अंदर अल्ट्रा वायलेंट रेज भी कुछ आ जाएंगे। ये सारी किरणें जब धरती पर पड़ेंगी तो बताइए गर्मी पैदा करेगी कि नहीं, और जिनकी वजह से जो नदी और तालाब में पानी है वह गर्म से वाष्पित होकर वह द्रव के रूप में जाते हैं, और वही द्रव जो वायुमंडल में घूमने लगते हैं उसी को हम कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता, अर्थात की नमी। यानी कि जिस समय आप देखिएगा कि हल्की हल्की ठंडी हवा महसूस होती है तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं बारिश हो रहा होगा, हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं बारिश हो रहा है, इस वजह से इतनी ठंडी हवा हमें मिल रही है। तो दरअसल क्या होता है कि हवा के साथ वह पानी के जो कण है वह आपके पास पहुंचती है, और इनकी वजह से आपको आर्द्रता महसूस होती है, और इस आर्द्रता के आधार पर आप कहते हैं कि आसपास में किसी क्षेत्र में बारिश जरूर हो रही होगी। क्लियर है आप लोग को। तो इस आधार पे ये आर्द्रता भी एक प्रकार का रोल करता है, किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में, क्योंकि आर्द्रता के आधार पर ही बादल बनते हैं, और बादल के आधार पर ही क्या होती है, वर्षा होती है। अगर बादल ना हो तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा, ठीक है। तो ये इसी पे रीजन पे आप डिपेंड करता है, आर्द्रता वर्षा पे डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने एक घटक तो जान लिया, पहला जो अजैव घटक था इसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब जरा बात करेंगे हम लोग जैव घटक के बारे में, जैविक चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसके अंदर बात कीजिएगा आप, जैव घटक के अंदर अगर बात करेंगे तो जैव घटक के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज आते हैं। एक नंबर क्या आता है आपका, उत्पादक। क्या आता है आपका, उत्पादक, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, तो उत्पादक के बाद आता है कि उपभोक्ता। क्या आता है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता के बाद क्या आता है, तो एक आता है आपका अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। ये तीन लेयर हो गए, ये तीन मिलकर क्या बनाएंगे, यह जैव घटक पूरा निर्माण करेंगे। तो जैव घटक ये तीनों मिलकर कैसे निर्माण करेंगे, जरा समझिए। इसमें उत्पादक क्या होता है, इसमें उसके बाद जानेंगे हम लोग कि उपभोक्ता क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो पहले हम लोग जानेंगे उपभोक्ता के बारे, सॉरी, उत्पादक के बारे में। उत्पादक का मतलब क्या समझते हैं आप, जरा सोचिए कि उत्पादक का मतलब क्या होता है। उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पन्न करे, जो उत्पादित करे, उत्पादक। तो उत्पादक का मतलब आप क्या समझते हैं आप, जो कोई चीज का प्रोडक्शन कर दे, किसी चीज का उत्पादन करे, ठीक है। तो बताइए, वायुमंडल में भोजन का उत्पादन कौन करता है, तो पेड़ पौधा, स्वपोषी, यही ना पदार्थों का उत्पादन करता है जी। हमारी डिपेंडेंसी तो मुख्य रूप से इसी पे होती है, स्वपोषी जीवों पे। तो स्वपोषी कौन होते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और ये क्या करते हैं कि पदार्थों का उत्पादन करते हैं, पदार्थों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और उत्पादन करने का वजह से मान लीजिए कि आपका पेड़ पौधे के अंदर क्या जाएंगे, मान लीजिए कि आम का पेड़ है, आम है, कौन उत्पादन करेगा, पेड़ पौधे। गेहूं है,
अगर बात कीजिएगा चावल है, इन सभी का उत्पादन का मेन स्रोत कौन है? पेड़ पौधा है। तो जो चीजें उत्पादन की जाती है और खुद से जो उत्पादन करता है उससे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। मतलब पेड़ पौधे या स्वपोषी के अंदर आने वाले सभी जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक के श्रेणी में रखे जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई चीज उत्पादन हो गया, तो उसके बाद का स्टेज क्या होगा? तो उसके बाद का उपयोग होता है, वह कहलाता है उपभोग करने वाला। जब उत्पादन हो गया तो उसके बाद क्या करेगा? उपभोक्ता होगा जो उसका उपभोग करेगा। मतलब कि उसके बाद का श्रेणी होता है उपभोक्ता का। उपभोक्ता क्या करेगा कि जो चीज उत्पादन हुआ है उनका वो यूज करेगा। जब किसी उत्पादक पदार्थों को सही तरीके से उपयोग करना, ये कार्य किसका है? तो ये आपका उपभोक्ता का कार्य। जो चीज उत्पादित हो गया है उसका सही तरीके से क्या करेगा? उपयोग करेगा। अब उपभोक्ता के अंदर भी उपभोक्ता भी अलग अलग स्टेज का होता है। इसके अंदर भी 3 प्रकार के उपभोक्ता होता है। एक तो होता है आपका प्राथमिक उपभोगकर्ता, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। एक होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। एक क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता। एक होता है आपका, इसी के अंदर एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, 3 उपभोक्ता हो गए। ठीक है, 3 उपभोक्ता हो गए तृतीयक। ठीक है, देखिए तो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक मतलब सबसे पहले जो उपयोग करे, 1 नंबर पे उपयोग करे। तो जो चीज उत्पादन हुआ है, जो चीज क्या हो गया जी? उत्पादन हुआ है, और उसका डायरेक्ट उपयोग जो कर लेगा, उत्पादन वाले पदार्थ का डायरेक्ट जो उपयोग करेगा, तो उपयोग करने वाले जो जीव होंगे उस जीव को हम क्या कहेंगे? उस जीव को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। और यह जो जीव डायरेक्ट उत्पादन को ले रहा है, तो उत्पादन वाला चीज क्या है? सभी के सभी पेड़ पौधे ही होंगे, क्योंकि पेड़ पौधा तो पेड़ पौधा का मटेरियल उत्पादन करेगा। तो ये डायरेक्ट पेड़ पौधा को खा रहे हैं। इस वजह से इस जीव को हम लोग शाकाहारी जीव के नाम से भी जानेंगे। क्या कहेंगे? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव, क्लियर है? और उसके बाद अगर ये पहला उपयोग करेंगे पेड़ पौधे का, तो ये शाकाहारी जीव हो गया। तो इस शाकाहारी जीव का जो उपयोग करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मांसाहारी। क्या कहेंगे? मांसाहारी। और मांसाहारी के अंदर क्या हो जाएंगे? कुत्ता हो जाएगा। मांसाहारी के अंदर कुत्ता हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा जी? इसके अलावा हो जाएगा आपका बिल्ली भी हो जाएगी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे आपके मांसाहारी वाले। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। अब बात आती है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, यानी कि पहले जो उत्पादन को खाएगा वो शाकाहारी, अर्थात कि प्राथमिक उपभोक्ता। और ये जो शाकाहारी को जो खाएगा वो मांसाहारी, अर्थात क्या? यह द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब बात आती है कि तृतीयक उपभोक्ता में फिर कौन आएगा? तो इस मांसाहारी को जो खाएगा वह कहलाएगा तृतीयक उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए कि बाघ इन सबको खा सकता है ना जी, शेर खा सकता है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर छोटे किसी अन्य जीव को हम लोग एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए कि कीट, ग्रास ऊपर छोटा छोटा कीट होता है। यह कीट क्या करता है? घास को खाता है। घास को खाने का काम करता है ना जी, कीट खाएगा। और इस कीट को कौन खा लेगा? मान लीजिए कि मेढक खा लिया। कीट को कौन खा लिया? मेढक खा लिया। तो मेढक यहाँ पे मांसाहारी हो गया। और इस मेढक को सर्प खा लिया, तो सर्प क्या हो जाएगा? तृतीयक कैटेगरी वाला, तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है आप लोग को? यानी तीनों उपभोक्ताएं आपको क्लियर है। और एक होती है अपघटनकर्ता। अपघटन मतलब कि जो मरे हुए जीव होते हैं उनके कणों को तोड़कर और मिट्टी में मिलाने वाले जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता के नाम से जानते हैं। तो अपघटनकर्ता मुख्य रूप से क्या आते हैं?
जीवाणु आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? मुख्य रूप से सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। क्लियर है? तो आशा फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र, उनकी संरचना एवं कार्यों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।